अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। हाँ, तो देखिएगा यहाँ आज का क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लेसन 5 में प्रक्षेप गति बताएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बारे में बताएंगे कि यह क्या होता है प्रक्षेप गति। तो आपका टॉपिक भी रहेगा प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस स्टेप को हेडिंग में डाल लीजिएगा आप लोग। हेडिंग पड़ गई? यानी पहले नंबर पर समझ लेना है कि यह जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या प्रक्षेप गति प्रक्षेप गति है, यह क्या होती है, इसके बारे में समझ लेना है। तो देखिए, हम पहले आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जब कोई आप मिट्टी का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा लेकर के ऊर्ध्वाधर से थोड़ा भिन्न दिशा में, जैसे फेंकने का तरीका है कि आप किसी मिट्टी के टुकड़े को या ईंट के टुकड़े को उठाए ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक दिए, तो यह बल्कि प्रक्षेप गति नहीं होगी, ऊर्ध्वाधर से थोड़ा भिन्न दिशा में। ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा का मतलब है कि जैसे यह ऊर्ध्वाधर लाइन है मान लीजिए, तो आप यहां से जब फेंकिए तो ऊर्ध्वाधर ना फेंक करके बल्कि थोड़ा एंगल पर, जैसे 45, 60, 30 इतने एंगल पर अगर आप इस तरह फेंकेंगे, अगर मिट्टी के टुकड़े या ईंट के टुकड़े को इस तरह फेंकेगा, तो यह जो गति करेगा यह प्रक्षेप गति का उदाहरण रहेगा। यानी ऊर्ध्वाधर से थोड़ा भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में थोड़ा रहना चाहिए। जैसे तोप देखे होंगे आप लोग, तोप बताए इसी तरह अगर देखा जाए तो इसी तरह लगी होती है। बोलिए, तिरछा करके लगी होती कि नहीं? अब जब तोप से गोला निकलेगा तो वह बताइए जो गति करेगा, गोला गति करते हुए गिरेगा कहीं न कहीं पर, तो यह गति कैसी रहेगी बताइए? प्रक्षेप गति रहेगी। क्योंकि जो तोप का गोला होता है या तोप का जो मुंह होता है वह ऊर्ध्वाधर इस तरह नहीं होता है, बल्कि थोड़ा ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, यानी किसी एंगल पर रहेगा। अब जहां भी निशाना लगाना है उसी एंगल पर वह करते भी हैं। तो ऊर्ध्वाधर से बताइए भिन्न दिशा है कि नहीं? तो यहां से जो गोला छूटेगा उसकी भी गति क्या होगी? प्रक्षेप गति होगी। तो यानी किसी भी गोले को या किसी पिंड को कह लीजिए, अगर ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में कुछ वेग देकर आप फेंक रहे हैं तो उसकी गति कहलाएगी क्या? प्रक्षेप गति। और जो प्रक्षेप गति होगी उसमें घुरुत्व त्वरण काम करेगा। कौन सा त्वरण? घुरुत्वीय त्वरण, यानी स्मॉल जी काम करेगा। और उसमें हमेशा स्मॉल जी जो है ऊर्ध्वाधर किधर काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा। आप जानते हैं कि जो घुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर किधर? नीचे की तरफ काम करेगा। अगर उसको ऊपर की दिशा में लेना है तो ये साइन हमने बताया है कि वही साइन क्या हो जाएगी? माइनस जी हो जाएगी। अगर उसके विपरीत लीजिएगा तो माइनस जी उस समय यूज होगा। तो समझ जाएंगे सब लोग ना? तो चलिए हेडिंग डाले होंगे प्रक्षेप गति, इसके बारे में पहले परिचय ले लीजिएगा। लिखिएगा, यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से कुछ भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर से कुछ भिन्न दिशा में फेंका जाए तो यह गति घुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है। घुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है। हो गया। इस गति को प्रक्षेप गति,
प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति कहते हैं। और इस पथ को, पथ का मतलब रास्ता, और इस पथ को प्रक्षेप का पथ कहते हैं। प्रक्षेप का पथ कहते हैं। प्रक्षेप का पथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अपना पे। देखिए, यह मान लीजिए पृथ्वी तल है, यह पृथ्वी तल ले लीजिएगा। यह इसका, या इस तल पर, पृथ्वी तल पर यह ऊर्ध्वाधर तल है, या ऊर्ध्वाधर दिशा यही इंगित किए हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा है। आप जब किसी पिंड को थ्रो करेंगे यानी फेंकेंगे, तो बताइए यहां से फेंकेंगे और वह कुछ एंगल पर फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर तो फेंकेंगे नहीं, कुछ एंगल पर इस तरह फेंकेंगे और यह इस तरह जाकर यहां पर गिरेगा। तो बताइए यह प्रक्षेपगत हुई कि नहीं? प्रक्षेपगत हुई। और इसका जो पथ आया वह प्रक्षेप पथ कहलाएगा। ये देखिए जो रास्ता बना हुआ है इस तरह जाने का, वह प्रक्षेप का क्या कहलाएगा? पथ कहलाएगा, यानी रास्ता कहलाएगा। आप कहेंगे जो पिंड है वह इसी रास्ते से इस तरह गया हुआ है। वैसे यह रास्ता देखा जाए तो हवा में रहेगा यह रास्ता, और यह रास्ता कैसा होता है इसके बारे में करना है। जैसे आप गतियां तो कई कराते हैं, देखिए सड़क पर भी गतियां होती हैं, तो वह सरल रेखीय गति होती है, वक्रीय गति भी होती है। किसी टुकड़े को रस्सी से बांधकर इस तरह घुमाएगा तो यह कैसी गति है? वृत्तीय गति भी होती है। लेकिन यह ना तो, अगर देखा जाए तो ना तो यह सरल रेखीय गति कहा जा सकता है, ना तो वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा कि वृत्त का पथ बता दिया जाएगा कि इसका रास्ता वृत्त का पथ है, ना तो एक सरल रेखा भी बताई जा सकती है। यह वक्र के रूप में बना हुआ है, तो इसका पथ कैसा होगा इसके बारे में विचार पहले कर लेना है। तो देखिए मैथ वाले तो पढ़ेंगे ही, 10th तक आपको नहीं बताया गया होगा। 11 या 12 में, 11 में विशेष तौर पर जो मैथ वाले पढ़ेंगे कि परवलय होता है, अति परवलय होता है, वृत्त भी पढ़िएगा। वृत्त के बारे में सब लोग परिचित हैं यहाँ, वृत्त के बारे में परिचित हैं। तो अन्य मतलब आकृतियां जो है मैथ में दी गई हैं, लेकिन यहां पर हमको बस मतलब इसी से है। अब पूरा मैथ के बारे में तो हम लोग कोई लेसन पर जाएंगे नहीं, लेकिन जो प्रक्षेप का यह पथ बना हुआ है यह माना जाता है परवलयाकार है। कैसा है? आप मैथ में परवलय पढ़ेंगे, अब परवलय का आकार इस तरह आएगा। तो मैथ में अगर आप इस तरह आकार को परवलय नाम देंगे तो फिजिक्स में भी इस तरह आकार बना है तो इसका नाम भी क्या देंगे? परवलय ही देंगे। परवलय उस समय आएगा जब चर दो रहे। चर दो का मतलब जैसे एक्स वाई चर है, एक घात के रूप में रहेगा, एक दो घात के रूप में रहेगा, एक घात के रूप में रहेगा, एक दो घात के रूप में रहेगा, तो वह परवलय के समीकरण को दिखाता है। आप बताइए, हम लिख दें, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण बता रहे हैं। y = 4x²। अब बताइए इसमें दो चर है कि नहीं? कौन कौन है? y और x है। x जो है 2 घात के रूप में है, y 1 घात के रूप में है कि नहीं? तो हमने बताया कि परवलय का समीकरण या परवलय को दिखाने के लिए एक चर 1 घात का होना चाहिए और एक चर 2 घात का होना चाहिए।
अगर ऐसा है तो वह परवलय के समीकरण को दिखाएगा या परवलय के समीकरण को व्यक्त करेगा और उसका आकार तब परवलय मान लेंगे। तो यहां पर देखिए आप लोगों को क्या आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलय आकार होता है। क्वेश्चन इस तरह आता है। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार सिद्ध करने के लिए आपको इसका समीकरण एक प्राप्त करना होगा, और अगर समीकरण इस रूप में आ गया, या कोई जरूरी नहीं कि 4 आएगा, या इसकी जगह और भी कुछ आ सकता है। अगर y की घात 1 और x की घात 2 में आ गया तो यह क्या दिखाएगा? यह परवलय के समीकरण दिखाएगा, और तब लिख दीजिएगा कि यह पथ कैसा है? परवलयाकार। इसी तरह करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया सबको ना? इसको ध्यान रखिएगा। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। या ऑप्शन में भी आता है। कैसे परवलयाकार होता है? हमने परिचय में थोड़ा मैथ में गए कि परवलयाकार उस समय आएगा जब इसका समीकरण आप बनाएगा, अभी बना रहे हैं हम, और y की घात 1 और x की घात 2 में आ गया, या x की घात 1 y की घात 2 में आ गया, तो वह परवलय के समीकरण को क्या करेगा? शो करेगा, दिखाएगा। यही हमने कहा कि शर्त रहेगी, तभी परवलयाकार होगा। तो समझ जाएंगे सब लोग ना आप? चलिए, तो यह हमने बता दिया कि प्रक्षेप गति क्या है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, प्रक्षेप का पथ। प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ। ये स्टेप डाल लीजिएगा बस। अगर पूछा जाए प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए पथ के बारे में थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा समीकरण एक बनेगा और उसमें कई स्टेप का सहयोग रहेगा, तब बन पाएगा। देखिए हम यह x अक्ष बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पहले फिगर, और यह y अक्ष है। y अक्ष यह है और x अक्ष यह है। प्रक्षेपित किसी पिंड को आप करिएगा तो देखिए इसी तरह प्रक्षेपित करेंगे। बोलिए, इसी तरह यह प्रक्षेपित होगा। आप इसको बेग दीजिएगा, बेग से फेंकेंगे ना। यह देखिए आप इसको बेग दे रहे हैं, यह प्रारंभिक बेग आप इसको यू दे रहे हैं। हमने बताया भी है कि अगर कोई गति वक्री हो रही है, वक्र के रूप में टेढ़े मेढ़े, तो किसी बिंदु पर वेग की दिशा दिखाना है तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होती है। जैसे मान लीजिए कोई पिंड इस तरह गति कर रहा, तो बताइए इसका वक्री है कि नहीं? अगर आपको इस बिंदु पर वेग की दिशा दिखानी है तो बताइए इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होगी वेग की दिशा। इस बिंदु पर अगर आपको दिखानी है तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा वेग की दिशा होगी। इस बिंदु पर दिखानी है तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा वेग की दिशा होगी। इस बिंदु पर दिखानी है तो बताइए स्पर्श रेखा की दिशा वेग की दिशा होगी। हम तो ऐसी आकृतियों का बता रहे हैं कि वेग आप निकाल सकते हैं। और यह तो मान लीजिए एक रूप के है और इसमें वेग की दिशा बताइए इस बिंदु पर, यानी यह मूल बिंदु O कहलाएगा। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा यह जो है प्रारंभिक वेग U से शो की गई है, दिखाई गई है। समझ में आया? आप लिखिएगा क्या कि माना, ध्यान दीजिए पहले समझिए, लिखने की बात नहीं होती, समझिए पहले। माना कोई पिंड थीटा 0 कोण पर, बल्कि लिख दीजिएगा, और थीटा 0 कोण पर क्षैतिज से थीटा 0 कोण पर स्मॉल u वेग से फेंकी जाती है। बोली सही है ना? या स्मॉल u प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। तो पहले चलिए नोट करिए। माना कोई पिंड
स्मॉल यू प्रारंभिक वेग से, स्मॉल यू प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से थीटा 0 कोण बनाते हुए, थीटा 0 कोण बनाते हुए फेंका जाता है। फेंका जाता है। फिगर देखिए हम दिखा दिए। ये सबको समझ में आ गया ना? ध्यान दीजिएगा, आज इसी डेरिवेशन को करेंगे केवल, फिर आगे जो रहेगा अगली वीडियो में फिर दिखाएंगे। लेकिन समझ जाइए, जब इसको पढ़ रहे हैं तो समझिए अच्छी तरह से। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अब इसके बारे में विचार करिए। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, चूंकि आप वेक्टरों का वियोजन पढ़े हैं। बताइए, यह प्रारंभिक वेग u वेग है ना, तो बताइए यह सदिश हुआ कि नहीं? क्या हुआ? सदिश हुआ। और आपको हम बताए हैं कि अगर कोई सदिश इस तरह है, तिरछा है, तिरछा है कि नहीं, तो इसके दो घटक होंगे ना, u के दो घटक होंगे, एक इधर और एक क्या इधर, माना है ना? एक इस दिशा में और एक इस दिशा में होंगे। यह बताइए क्या रहेगा? ux ना, और यह क्या रहेगा? uy रहेगा। परिमाण में अभी दिखा रहे हैं हम, वेक्टर नहीं लगाए। बताइए बनेगा कि नहीं? और यहां पर जब यह थीटा 0 है तो बताइए ux बराबर क्या आएगा? बोलिए, क्षैतिज घटक है ना, क्षैतिज घटक क्या आएगा? बोलिए, u cos थीटा ना, क्या u cos थीटा, और uy बराबर क्या आएगा? u sin थीटा। बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं, कुछ सस्पेंशन है हमें लग रहा। हमने कहा मजबूती तभी आएगी जब हर एक स्टेप को ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा कि वेक्टरों का वियोजन हर एक स्टेप में मिलना है, इसका साथ नहीं छूटेगा। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक इसका यूज करना है, जान लीजिए। जब छोड़ देंगे तो बतिया समाप्त हो जाएगी। बोलिए, देखिए यूज हो रहा। अब यहां पर बताइए, इसी तरह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम कि यह क्या बनेगा? ux, और इधर क्या बनेगा? uy। बताइए अब मानने के लिए तैयार हुए कि नहीं? इस u के यानी प्रारंभिक वेग u के दो घटक होंगे, एक ux और एक क्या uy। ux क्षैतिज दिशा में और uy ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्या गलत किए हम? बोलिए, पढ़े हैं आप लोग, अलग करके भी बता दिए कि दो घटक आएंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक जो वेग है वह क्या करता है बताएंगे क्या? वह इसको क्षैतिज दिशा में चलाएगा। बोले, क्षैतिज दिशा में चलते हुए यहां से यहां तक जाकर गिरा नहीं है। अगर यह वेग नहीं होता, यह वेग अगर नहीं होता तो बताइए क्षैतिज दिशा में चल पाता? नहीं। कब नहीं होता? कब यह ux शून्य होता? जब इसको सीधा ऊर्ध्वाधर फेंक देते, तो उस समय पूरा वेग ऊर्ध्वाधर में कन्वर्ट हो जाता, क्षैतिज नहीं आता। तो बताइए, आप किसी पिंड को जब आप ऊपर तरफ इस तरफ फेंकते हैं तो बताइए उसी स्थान पर आकर गिरेगा भी। कहां क्षैतिज दूरी तय करता है? वो तो थोड़ा तिरछा कोई फेंक दिया तब जाकर थोड़ी दूर पर गिर जाता है। तिरछा का मतलब तब 90 एंगल पर आपने नहीं फेंका। बोले, समझ में आया? ये ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो बताइए ux क्या कहता है? जो ux क्षैतिज वेग है वह इसको क्षैतिज दिशा में चलाता है, जिसकी वजह से यह यहां से यहां पहुंच गया। और uy क्या कहता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में चलाता है, जिसकी वजह से वह अधिकतम ऊंचाई, यह देखिए अधिकतम ऊंचाई इसकी है, अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त कर लेता है। बताइए, अधिक से अधिक ऊंचाई है कि नहीं? ऊंचाई यह प्राप्त किया है। अगर यही वेग uy नहीं होता तो यह ऊंचाई प्राप्त करता क्या? नहीं प्राप्त करता। आप बताइए, गेंद नीचे फर्श पर रखी है, आप पैर से बताइए धक्का मार दिए,
बताइए, पैर से धक्का मारे तो बताइए कौन सा वेग देते हैं? क्षैतिज वेग देते हैं। ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता है, जिसकी वजह से ऊंचाई कवर नहीं करता है, केवल क्षैतिज दूरी कवर करता है। यह सब आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किए हैं, लेकिन वही महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और वही महसूस हमको कराना है कि आप जो भी बचपन में या आप खेल खेलते हैं या टुकड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फेंकते हैं, तो कैसे उसकी गति होती है और कौन कौन से घटक क्या करते हैं, उसी के बारे में हम आपको एहसास करा रहे हैं। और सब लोग उसको समझिएगा। अब तो समझ गए ना, क्षैतिज वेग क्या करेगा? इसको क्षैतिज दिशा में चलाएगा और ऊर्ध्वाधर वेग ऊर्ध्व दिशा में, जिसकी वजह से ऊंचाई कवर करेगा। अगर यह क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होता तो ऊर्ध्वाधर वेग कब शून्य होगा? जब जमीन पर रखकर आप इस तरह मारेंगे। अब कब जो है क्षैतिज वेग शून्य रहेगा? जब आप एकदम ऊर्ध्वाधर सीधे ऊपर तरफ फेंक देते हैं। इस बात को ध्यान रखें, नहीं तो फिर आगे हम समीकरण का यूज करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? आपको हर एक पॉइंट रटना पड़ जाएगा, बता दे रहे हैं। हर एक पॉइंट रटना पड़ेगा। तो कंफर्म हो गए, आगे बढ़े। अब बताइए, यह तो हो गया, पॉइंट हमने कर दिया। फिर इसका देखिएगा, पहले फिगर इतना बना लीजिए, सब लोग फिगर बना लीजिए। इसके बाद तो फिर बात हो, बस ये फिगर बनाएगा सब लोग, यह तो समझाने के लिए किए हैं और उसमें समझ कर बनाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग? कर लीजिए, बना लीजिए फटाफट। यू दिखाएगा, देखिए स्पर्श रेखा एकदम खींचे हुए हैं। आप स्केल लगाकर स्पर्श रेखा जो भी जाएगी खींच लीजिएगा। और इधर यू एक्स और क्या यू वाई। तो आप चलिए कितना लिखे हैं, बढ़ाइए आगे। यू क्या लिखे हैं? हाँ, थीटा 0 कोण पर फेंका जाता है। लिखिएगा प्रारंभिक वेग u के, आगे बढ़िए, प्रारंभिक वेग u के दो घटक होंगे। प्रारंभिक वेग u के 2 घटक होंगे। पहला नंबर स्टेप डालेगा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, हेडिंग नहीं है, क्षैतिज घटक यू एक्स होगा ना, यू एक्स बराबर यू कास थीटा लिखेगा। और दूसरा नंबर लिख दीजिएगा ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्व घटक में यू वाई बराबर यू साइन थीटा लिख दीजिएगा। यू एक्स बराबर यू कास थीटा 0 रहेगा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा 0। बताइए, यह सब तो पुरानी चीजें हैं जो कि बता दी गई हैं। इसको हटा देना, इसका क्षैतिज घटक और क्या आ गया, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक क्या करेगा, इसको क्षैतिज गति देगा, यानी क्षैतिज दूरी तय कराएगा। और ऊर्ध्वाधर घटक ऊंचाई इसको कवर कराएगा। तो नीचे लिख लीजिएगा, बल्कि क्षैतिज वेग या क्षैतिज घटक लिखिएगा। क्षैतिज घटक का वेग क्षैतिज घटक का वेग इसे क्षैतिज दूरी तय कराएगा। क्षैतिज दूरी तय कराएगा, जबकि ऊर्ध्वाधर वेग या ऊर्ध्व वेग लिखिएगा, जबकि ऊर्ध्वाधर वेग इसे
ऊंचाई तय कराएगा, इसे ऊंचाई तय कराएगा। कंफर्म हो गया? लिखिएगा, माना, नीचे लिखिए, माना स्मॉल टी समय में चली गई क्षैतिज दूरी यक्स है। चली गई क्षैतिज दूरी क्या है? यक्स है। नोट करिएगा, स्मॉल टी समय में चली गई क्षैतिज दूरी क्या है? यक्स है। तो बताइए, आप जानते हैं फार्मूला, दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। ध्यान दीजिएगा, चाल गुणे समय। तो क्षैतिज दूरी में यक्स लीजिएगा तो चाल कौन से लेंगे? बोलिए ना, अब कौन ले? यू कास थीटा 0 ले कि यू साइन थीटा 0 ले? यू कास थीटा ना। हमने बताया क्षैतिज दूरी यही तय कराएगा। तो यहां पर एक बार हम लिख देते हैं, बल्कि यू यक्स इंटू समय टी है। क्या करें? सही है ना? यू वाई क्यों लिए? यू वाई क्यों नहीं लिए? क्योंकि क्षैतिज है। जब ऊंचाई करिएगा तो यू वाई लीजिएगा। तो बताइए यक्स बराबर क्या आ जाएगा? यू यक्स का मान रखे क्या? यू कास थीटा 0 ना इंटू टी। तो टी बराबर अगर निकाला जाए तो बताइए क्या आएगा? यक्स अपान हो जाएगा ना, यू कास थीटा 0। यह समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। कोई दिक्कत हो बताइए। इसीलिए हम कह रहे थे क्षैतिज दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी, मतलब क्षैतिज वेग ऊर्ध्वाधर वेग का मतलब क्या है, इसीलिए बार बार करा रहे थे। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो समीकरण 1 बन गया। इसमें t का मान आ गया, t बराबर क्या आया? यक्स अपान यू कास थीटा 0। हो गया। यदि स्मॉल टी समय में, नोट करिए, तय की गई ऊंचाई h है, तो गति के द्वितीय समीकरण से ध्यान दीजिएगा। अभी हम स्मॉल टी समय में जो क्षैतिज दूरी तय किया था वह यक्स है, और जो ऊंचाई कवर किया है वह क्या है? एच है। ऊंचाई देखिए एच ली गई है। तो बताए गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है? एच बराबर यूटी, अभी हम उसी तरह लिख रहे हैं, यूटी प्लस होता है मान लीजिए हाफ जी तो लगेगा ही, और टी स्क्वायर। अभी नोट मत करिए, यह समीकरण होता है अगर ऊंचाई है तो हमने बताया घुर्ती त्वरण रहेगा, बताया ना। और यह गति बताए घुर्त के अंतर्गत, घुर्तीय त्वरण नीचे की तरफ काम करेगा, बताइए घुर्तीय त्वरण नीचे की तरफ काम करेगा। और ऊंचाई बताइए ऊपर की तरफ कवर होगी कि नहीं? यह बताए भी होंगे, किसी पिंड को जब आप नीचे से ऊपर फेंकिएगा, ऊंचाई पर जाएगा तो उसकी गति घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो उस समय घुर्तीय त्वरण क्या किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इसलिए चिन्ह इसका क्या बदल दे रहे हैं? इसका चिन्ह बदलेंगे क्या? माइनस हम कर दे रहे हैं। अब इसमें बताइए यू कौन सा लगेगा? यू
एच के केस में ऊंचाई मतलब इसको बताइए यू वाई ना, अभी यू वाई बोलिए, यू वाई और टी तो समय रहेगा ही, और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सही। बस इतना बदल देना है, चूंकि ऊंचाई कवर हो रही है तो ऊंचाई किस वेग से कवर हो रही है, यू वाई, ऊर्ध्वाधर घटक से। कंफर्म हो गया। एक में देखिए यह और एक में यह, ये तो बताइए एच बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एच बराबर यू वाई का मान बोलिए क्या है, यू साइन थीटा 0 है ना, साइन थीटा 0, और टी का मान भी रखें, यहां देखिए टी आया हुआ है ब्रैकेट में, यक्स अपान यू कास थीटा 0 हो गया, और माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर का मतलब वही यक्स अपान, इसको थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं, यू वाई था ना, यक्स अपान यू कास थीटा 0, और इसका बताइए क्या होगा, स्क्वायर कर लीजिए सब लोग स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, इसको करिए साथ में, देख लीजिएगा कैसे कैसे मान रखे हैं। अभी इसी को बस सिंप्लीफाई करना, आ गया आपका, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये नीचे वाला मिटा देते हैं, टी का मान देखें समीकरण एक से उसमें रखे हैं, अब इसको हल करिए। एच बराबर, देखिए एक बात और समझिए, यहां जो ऊंचाई एच है वह देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर जो है, जैसे आपने इसमें यक्स लिया है उसी तरह एच की जगह हम क्या लेना चाहते हैं, वाई लेना चाहते हैं, तो हो जाएगा कि नहीं बताइए। वाई के रूप में एच का मतलब है ऊंचाई है ना, तो वाई भी तो देखें ऊर्ध्वाधर है, तो वाई के रूप में इसको लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए बस यही कन्वर्ट करना है, जो एच है उसकी जगह क्या लिख देंगे, वाई, तो यह भी ऊर्ध्वाधर है। वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और कास थीटा बताइए, टेन थीटा ना, तो यक्स टेन थीटा 0 आएगा। क्या करें अब देखिए, यू से यू कैंसिल हुआ, साइन थीटा बटे कास थीटा टेन थीटा, और एक्स को हमने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आगे क्या बढ़ेगा, माइनस 1/2 जी, और क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपान यू कास थीटा 0, कुछ हाँ यू, हाँ यहां पर देखिए स्क्वायर होगा दोनों का, यू स्क्वायर और क्या कास स्क्वायर थीटा 0, ये ना आएगा। अब यहां देखिए एक समीकरण बन गया, y की घात बताइए क्या है, यहां पर बल्कि स्मॉल y लिखेगा, चूंकि स्मॉल x से संबंधित है इसलिए स्मॉल y लिखेगा, तो y की घात बताइए 1 है और x की घात क्या है 2। बताइए यह समीकरण अगर देखा जाए तो y की घात 1 और x की घात 2 के रूप में है, तो बताइए यह समीकरण किसको शो करेगा, परवलय को शो करेगा, हमने बता ही दिया परवलय को शो करेगा। अतः अब लिख देंगे कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलय आकार होता है। जब परवलय का समीकरण निकल गया इससे, इसका मतलब है कि यह पथ जो है परवलय आकार रहेगा। तो यहां तक नोट करिए, उसके बाद नीचे लिखवा रहे हो।
तो हो गया होगा सबका। लिखिएगा इस समीकरण में y की घात 1 स्मॉल y लिखिएगा। इस समीकरण में y की घात 1 तथा x की घात 2 प्राप्त होती है। अतः यह परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है। अतः यह परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है। समीकरण को प्रदर्शित करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार अंडरलाइन कर दीजिएगा। परवलयाकार होता है। यह देखिए हो गया आपका टॉपिक। यह लॉन्ग में क्वेश्चन आपके सर भी अगर देंगे तो लॉन्ग में रहेगा, और उसमें दिया रहेगा इसी तरह क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। कंपटीशन वगैरह में देता है कि प्रक्षेप का पथ होता है तो 4 ऑप्शन देगा, वृत्तीय, परवलयाकार, दीर्घवृत्त के रूप में, तमाम इसी तरह ऑप्शन देगा, 4 देगा। तो उसमें परवलयाकार अगर ऑप्शन है तो वह क्या रहेगा, सही है। यह कंपटीशन लेवल पर 1 नंबर क्वेश्चन है। और सिद्ध करना है कैसे, वह यूपी बोर्ड स्तर पर इंपॉर्टेंट रहता है। यह थियरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। प्रक्षेप गति का नाम केवल दिया है, तो उसमें जो भी प्रक्षेप गति से संबंधित चाहे वह समीकरण चाहे थियरी है उसको आपको हम बता देंगे सब। तो ये समझ में आ गया सबको। इसको रिवाइज कर डालिएगा सब लोग, और भी समझ लीजिए इसमें फिगर में। अब इसी पर ज़्यादा देंगे। और यहाँ पर अब समझाना है हमको क्या कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है या यह ऊंचाई है, यह कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए अलग अलग फार्मूला हम देंगे। उड्डयन काल भी मिलेगा इसी में। उड्डयन काल का मतलब है कि जो प्रक्षेपित पिंड है वह कितने समय तक वायुमंडल में रहा है। कितने समय का मतलब है यहां से यहां तक जाने में लगा समय, जिसको उड्डयन काल बोला जाएगा। प्रक्षेप का परास होता है। परास का मतलब है यहां से यहां तक की क्षैतिज दूरी, यह प्रक्षेप का परास कहलाएगा। प्रक्षेप की ऊंचाई का मतलब यह। तो आपको हमको 3 फार्मूला देना है, एक प्रक्षेप का परास, एक ऊंचाई, और एक जो है उड्डयन काल, यानी कितने समय तक यह वायुमंडल में रहा है। ये 3 फार्मूला आपको इससे संबंधित देना है, लेकिन वह अगले वीडियो में हम देंगे। उन्हें बताया एक ही में सब नहीं हो पाएगा। आज जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिएगा सब लोग। यहां देखिए आप प्रारंभिक वेग दिए, आप फिगर में बस इतना शो करिएगा, इसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन और अगर समझना चाहते हैं तो यहां पर अगर हम वेग और सब दिखाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेग और सब हम दिखाना चाहेंगे तो बताइए, हमने कहा कि शुरू वाला तो उसका प्रारंभिक वेग रहेगा, फिर उसका अंतिम में वेग लिया जाएगा। शुरू में प्रारंभिक वेग आप ले चुके हैं, अब फिर कहीं भी पॉइंट करिएगा, यहां कर दिए तो यहां भी अंतिम रहेगा, यहां कर देंगे तो यहां भी अंतिम रहेगा, या यहां करेंगे तब भी अंतिम वेग रहेगा। तो बताइए यहां पर भी अगर देख, थोड़ा सा और इधर कर दे रहे हैं, बल्कि यहां कर दे रहे हैं,
यहां पर वेग, अंतिम वेग अगर लिया जाए तो बताइए स्पर्श रेखा v, सही किया कि नहीं बताइए? स्पर्श रेखा की दिशा हम बता दिए एक बार कि स्पर्श रेखा कहीं भी कोई अभी आकार दे, आप उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अरे बताइए, आप लोग कहते होंगे सर सीधे चल रहा है तो इसमें कौन स्पर्श रेखा? तो बताइए सीधे चल रहा है तो अगर इस बिंदु पर दिशा दिखानी है तो बताइए इस पर स्पर्श रेखा इधर जाएगी, तो वहां भी तो लागू हो रहा है कि स्पर्श रेखा ही है। सीधे कोई चल रहा है तो अब वक्री चलेगा तो स्पर्श रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। बस इतना है, सब पर यह नियम लागू हो जाएगा। तो हटाए इसको। अब चलिए यहां अंतिम वेग हुआ, बताइए इस वेग के भी दो घटक होंगे कि नहीं? बोलिए, तिरछा नहीं है। एक इस वेग के भी दो घटक आएंगे, एक ऊर्ध्व घटक और एक क्या, यानी वी अक्ष और क्या रहेगा, वी वाई। और एंगल उतना, यह वी वाई हम कर दे रहे हैं, और एंगल उतना रहेगा। देखिए यह थीटा 0 एंगल है ना, यह थीटा 0 है तो यह भी थीटा 0 रहेगा। बोले ठीक है कि नहीं? यहां भी देखिए वेग के दो घटक आए, ये सो हो गया। इसको हटाते, चूंकि इसी में फिगर मिल जाएगा हमारा, इसलिए अलग अलग हम दिखा रहे हैं। अब आप अधिकतम ऊंचाई पर दिखाना चाह रहे हैं कुछ। अधिकतम ऊंचाई का मतलब यही देखिए अधिकतम ऊंचाई है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बताइए खींचिएगा तो इसी तरह जाएगी कि नहीं, और यहां पर जाएगी तो यह देखिए v रहेगा, और v रहेगा तो बताइए इसका क्षैतिज वेग तो इसी पर जाएगा, और हम समझते हैं कि ऊर्ध्वाधर वेग इसका क्या रहेगा, शून्य रहेगा, क्योंकि ऊर्ध्व ऊंचाई इससे ज्यादा नहीं कवर कर रही है, तो इसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा। यानी इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर वेग यानी v y का मान शून्य होगा, और v यक्ष का मान देखा जाए तो v की क्या होगा, बराबर। यानी यहां पर अंतिम वेग पूरा का पूरा किसमें बदल गया, क्षैतिज वेग, अधिकतम ऊंचाई पर। लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर क्षैतिज वेग में सब बदल गया, ऊर्ध्वाधर वेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा अधिकतम ऊंचाई पर। समझ गए? फिर आप नीचे आइएगा, यहां पर आइएगा तो यहां पर देखिए वेग की दिशा आसपास रेखा की दिशा रहेगी भी, यहां भी बताइए क्षैतिज, यह ऊर्ध्व घटक हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, क्षैतिज। क्षैतिज घटक का मतलब यह क्या रहेगा, v यक्ष, और यह क्या रहेगा, v वाई। अब बताइए जो थीटा बना है वह किसकी किसी दिशा बना है, u और u यक्ष। यहां पर बताइए यह थीटा 0 हो जाएगा, देख लीजिए v यक्ष और v के बीच में बनेगा थीटा 0। और यहां पर जब टकराने लगेगा यहां पर, तो देखिए स्पर्श रेखा की दिशा वेग की दिशा होगी भी, इसके भी दो घटक आएंगे, देखिए क्षैतिज और यह क्या रहेगा, यह क्षैतिज और यह ऊर्ध्वाधर रहेगा ना, क्षैतिज और क्या रहेगा, ऊर्ध्वाधर। यहां भी देखिए थीटा यह 0 बनेगा, ये थीटा 0 बनेगा, और यह बन जाएगा v अक्ष, और यह क्या बन जाएगा, v वाई। इस तरह आप घटक को समझ सकते। लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्व घटक क्या रहेगा, क्षैतिज घटक के हो रहा है, और पूरा का पूरा अंतिम वेग क्षैतिज घटक में बदल जाएगा। तो आप देखिएगा, आप लोगों के बुक में भी दिया होगा इसी तरह विस्तार रूप। हम आप लोगों को बस, चूंकि डेरिवेशन था तो उतने से काम चल जाएगा, लेकिन आप विस्तार से अगर समझेंगे इस फिगर को तो इसी तरह रहेगा। चूंकि हमने बताया कि अगर दो बिंदुओं पर वेग ले रहे हैं तो एक बिंदु पर जो शुरू वाला लेंगे वह प्रारंभिक वेग रहेगा, शुरू वाला प्रारंभिक वेग है, और जहां भी आप यह अंतिम वेग लेना चाहते थे यह हो जाएगा अभी, यहां पर लेना चाहेंगे तो यह भी, और इसी तरह बनाते हुए चले जाएंगे। तो क्लियर हो गए सब लोग? प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। याद रहेगा ना, परवलयाकार सिद्ध करने के लिए क्या किया गया है, चर जो y है उसको 1 घात में, और चर जो यक्ष है 2 घात। अगर सिद्ध कर दिया जाए तो हो जाएगा बस। और आप देखिए रूल से चले, द्वितीय समीकरण आप जान ही रहे थे, माइनस क्यों लगा पता चल गया, चूंकि ऊर्ध्वाधर गति होगी नीचे से ऊपर की तरफ तो घुरुतीय त्वरण के विरुद्ध गति हो रही है विपरीत दिशा में, तो माइनस जी सम्मिलित होगा। अब माइनस जी हो जाएगा तो समीकरण माइनस हो जाएगा, चूंकि हाफ जी टी स्क्वायर है तो जी का मान माइनस रखिएगा तब भी माइनस हो जाएगा, या तो प्लस इसको रखकर अंदर माइनस जी रखिए तब भी तो माइनस आना है, और उस तरह हमने बता दिया।
तो सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए इस समय, हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो रहने देते हैं इतना, ठीक है ना। फिर अगले स्टेप में हमने बता दिया क्या, 3 स्टेप और बताना है। इन तीनों स्टेप पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगेगा। अभी तो हम प्रक्षेप का पथ दिखाएं परवलय का, और जब कल तीनों स्टेप बता देते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन बात याद रखिएगा कि जो इसका क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग, जो क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय कराएगा, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो रहने देते हैं इतना ही, धन्यवाद।